जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रूट टू फिजिकल एजुकेशन के ज़बरदस्त एमसीक्यू चैलेंज सीरीज में। और आज है पार्ट 8 और हम सभी साथ में इस सीरीज के अंदर 1500 प्लस एमसीक्यूज को टारगेट करेंगे, जो कि हमारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल हो या चाहे वो स्टेट लेवल हो। जैसे कि हमारा एचटेट, यूपी टीजीटी, यूपीएलटी ग्रेड जो हो रहा है, जो अभी होना है। फिर राजस्थान के सभी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पंजाब पीटीआई, बिहार के लिए, और केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सीयूईटी और यहाँ तक कि यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने आपको कहा था कि इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, तो चलिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो क्या पूछ रहा है? द गैस्ट्रोनीमियस मसल कम्स अंडर दिस स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। सर्कुलर, बाइपेनेट, यूनिपेनेट या फिर फ्यूजिफॉर्म मसल। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज बाइपेनेट मसल। आदो को तो मेरे को लग रहा है अभी इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रही हैं ऐसी चीजें डीपली। तो चलिए मैं इसको अब डिस्कस करते हैं अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो ये क्लासिफिकेशन आती है किसके बेस पर? शेप के बेस पर। तो ये हमारी कुछ मसल्स हैं जो हमारी शेप के बेस पर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास पैरेलल मसल्स। दीज मसल्स आर फाइबर्स दैट रन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल। का मतलब क्या है? पैरेलल मसल्स हमारी वो रहती है जो बिल्कुल एक लाइन में फाइबर रखते हैं। जैसे हमारी रेक्टस एब्डोमिनस की मसल होगी, ये देखिए एक लाइन में रहती है इस तरीके से, एक लाइन के अंदर। जैसे यहाँ पर सार्टोरियस देखिए आप, एक एग्जांपल, एक लाइन में है बिल्कुल लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पैरेलल। ठीक है, फिर है नेक्स्ट कन्वर्जेंट मसल। कन्वर्जेंट मसल की एक चीज अगर आपके पेपर में पूछ ले, ट्रायंगल शेप्ड मसल, तो वो हमारी कौन सी होगी? वो हमारी होगी कन्वर्जेंट। ये पेपर में पूछता है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जिसकी ट्रायंगल की जैसी शेप रहती है। देखिए, दीज मसल्स हैव अ ब्रॉड ओरिजिन एंड नैरो इंसर्शन। देखिए, मैंने आपको इंसर्शन और ओरिजिन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया था क्वेश्चन के थ्रू ही। पीछे अगर आप पार्ट में देख सकते हैं, मैंने सीरीज में ही समझाया है। ठीक है, तो देखिए ओरिजिन क्या रहता है? जो हमारा फिक्स्ड रहता है, जो हमारा मूव नहीं होता। इंसर्शन जो हमारा मूव करता है। तो ये हमारा जो इसमें क्या कह रहा है, हमारा ओरिजिन क्या रहता है? ब्रॉड रहता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ हमारा इंसर्शन क्या रहता है? नैरो रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? पेक्टोरलिस मेजर, जैसे कि ये है जो हमारी कहाँ पे रहती है? चेस्ट पे रहती है, चेस्ट की मसल्स जो है। नेक्स्ट हमारी पेनेट मसल। Fibers are arranged obliquely to the tendon like a feather। ये पूछता है पेपर में, feather like स्ट्रक्चर किसके रहते हैं? क्या बताओगे आप? क्या होगा करेक्ट आंसर? वो होगा आपका पेनेट मसल। मतलब पंख की तरह इनकी शेप रहती है, तिरछे होते हैं ये, किसकी तरह? पंख की तरह। ओके, तो इसके अंदर तीन टाइप्स हैं, इसके तीन सब पार्ट्स हैं। कौन कौन से? यूनिपेनेट, बाइपेनेट और मल्टीपेनेट। यूनिपेनेट का मतलब क्या है? फाइबर्स ऑन वन साइड ऑफ द टेंडन। बाइपेनेट बोथ साइड। मल्टीपेनेट मैनी टेंडन्स। देखिए समझते हैं हम तीनों को। यूनिपेनेट में लिखा था एक साइड, वन साइड। ये देखिए आप देख सकते हैं, एक तरफ की, एक ही तरफ ये अरेंज है। फिर बाइपेनेट मतलब दोनों तरफ। देखिए डायग्राम के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। और ये मल्टी पेनेट मतलब मल्टी डायरेक्शनल में है। मल्टी डायरेक्शनल है ये, बाई डायरेक्शनल है, दो डायरेक्शन में है। और ये यूनी डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन, इसलिए इसको यूनिपेनेट बोला गया है। ये इनके तीनों के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आपका पेपर में इसमें भी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था? जो हमारा गैस्ट्रोनीमियस मसल है, गैस्ट्रोनीमियस जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नी दी हुई है ना। गैस्ट्रोनीमियस हमारी मसल जो रहती है वो भी हमारी बाइपेनेट की तरह रहती है, जो कि हमारी काफ मसल है। ठीक है, चलिए आगे आती है हमारी फ्यूजिफॉर्म। दीज आर स्पिंडल शेप्ड विद अ बेली इन द सेंटर एंड टेपरिंग एंड्स। ये क्या रहता है? हमारे बीच से मोटी रहती है ये मसल। हमारे बीच का है जो मिडल पार्ट है, ये इसका कैसा रहता है? थिक रहता है। और दोनों सिरों से और दोनों एंड्स पर कैसी होती है हमारी? ये thin, पतली रहती है।
कहाँ पर? एंड्स पर। कहाँ पर मोटी रहती है ये? मिडल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट वन इज सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल्स क्या है? ये हमारी ओपनिंग और क्लोज रहती हैं रिंग्स की तरह। ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं एक एग्जांपल, ऑर्बिकुलरिस ओरिस का, इसका एग्जांपल जो कि सर्कुलर है लिप्स के अराउंड या फिर लिप्स पे है माउथ के अराउंड। फिर आती है हमारी एक और एग्जांपल है, ये दोनों मसल्स हमारी इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि पेपर में भी पूछ लेता है। देखिए ये हमारी अराउंड माउथ है, कौन सी? ऑर्बिकुलरिस ओरिस, एंड देन सेकंड वन इज ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई जो कि हमारी आईज के अराउंड रहती हैं। ये भी काफी दोनों इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, नेट के अंदर भी काफी बार पूछा गया इन दोनों के बारे में, इनकी लोकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए एज यूजुअल जो कि हम पढ़ते आते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर क्लास 11-12 से, ये हमारी वो 3 क्लासिफिकेशन है। होप सो सभी को इनके बारे में पता होगा, एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है क्या है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले ये वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में रहती है, हम इसको अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्राइटेड रहती है। स्ट्राइटेड का मतलब इन पे धारी धारी सी बनी रहती है, ऐसे ऐसे बोन से अटैच होती हैं। देन हमारी स्मूथ मसल्स आती हैं। इनवॉलंटरी रहती हैं जो कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने अकॉर्डिंग जो बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है जो भी उसके अकॉर्डिंग ये मूव करती हैं या फिर अपना फंक्शन प्ले करती हैं। नॉन स्टैटेड मतलब स्मूथ रहती है, इन पे अंदर कोई धारी नहीं रहती। कार्डियक जो कि हमारी हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, हाँ ये हमारी स्मूथ मसल्स हैं, ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होती है। बेसिकली हमारे कौन से ऑर्गन्स? जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। फिर आते हैं हमारे कार्डियक जो कि इनवॉल्यूंटरी है, मैंने बताया, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। स्ट्रेटेड मतलब धारी धारी जिन पे बनी रहती है, और कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सिर्फ हार्ट के अंदर ही हमारी मिलती है। ये आप देख सकते हैं तीनों मसल्स, ये हमारी स्ट्राइसेंस दिख रही हैं आपको, ये स्मूथ है, और इसके अंदर भी आपको दिख रही होंगी स्ट्राइसेंस। ठीक है। ठीक है, तो सभी को समझ आ गया होगा एक बार वो जितने भी हमारी जो हमने मसल्स पढ़ी थी, अगर जितना भी आया उतना आपके लिए इनफ होगा, क्वेश्चन के थ्रू इतना समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है विच सेल ऑर्गेनल इज कॉमनली नोन एज द गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी एपेरेटस या फिर राइबोसोम? बताइए क्या होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज लाइसोसोम्स। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, इस नाम से सुसाइडल बैग। देखिए मैं एक बार आपको समझाता हूँ, समझिएगा क्यों इसको ऐसा बोला जाता है। एज्यूम करिए ये आपका सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है एक। फ्लूइड मतलब पानी मान लो, तेल मान लो, इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसको एग्जांपल ले लो, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये हमारा राइबोसोम्स हो गया, ये हमारा गोल्जी apparatus हो गया। तो इनको हम जितने भी सभी प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, ये सभी हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पर ये टर्म देख रहे हैं। फिर मैंने ये समझाने के लिए आपको समझाया बताया है कि है क्या। अब देखिए लाइसोसोम को क्यों बोला जाता है गार्बेज डिस्पोजल? अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जो भी ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे जो ओल्ड या फिर जो डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कौन से? ओल्ड या फिर जो डैमेज हो जाते हैं, जैसे मान लो हमारा राइबोसोम है या फिर गोल्जी एपेटाइटिस, ये डैमेज हो गया, पुराना हो गया, ये अपना फंक्शन ढंग से काम या फिर काम अपना ढंग से नहीं कर रहा है, और मान लो कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया बाहर से, है ना, ये हमारे आ जाते हैं, तो उनको तोड़कर और उनको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? हमारा हमारा लाइसोसोम का होता है। ठीक है, इसी वजह से लाइसोसोम सेल के जो वेस्ट मटेरियल है और जो भी अनवांटेड जिनकी जरूरत नहीं है जिन सब्सटेंस की, उनको रिमूव कर देता है, जैसे एक कूड़ेदान की तरह। ठीक है, इसलिए इसको गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम या फिर कूड़ेदान बोला जाता है। और सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका सेल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है, अब मैं पूरे सेल की बात कर रहा हूँ, अब आपके ऑर्गेनेल्स डैमेज होने लग गए हैं, तो धीरे-धीरे करके आपका सेल भी किस काम करेगा? क्योंकि अंदर के फंक्शंस तो हो ही नहीं रहे ना, क्योंकि ये भी सारे खत्म हो गए हैं। तो इसी कारण से लाइसोसोम्स क्या करता है? लाइसोसोम अपने एंजाइम को रिलीज़ कर देता है।
क्योंकि एसिडिक रहता है, काफ़ी लो पीएच रहती है इसकी, एसिडिक रहता है, तो एसिड से तो आपको पता ही है कितना हार्मफुल होता है। तो पूरे में रिलीज़ हो जाता है और एक बम्प की तरह, बूम की तरह ये ब्लास्ट हो जाता है पूरा सेल। एक तरीके से क्या हुआ? सुसाइड हुई ना, आत्महत्या हो गई, इसलिए इसको सुसाइडल डेथ बोला जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस। क्या हो गया ये? सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद ही को मार लेना। आई होप ये समझ आ गया होगा। अच्छे से मैंने बड़े आराम से क्लियरली समझा दिया है लाइसोसोम के बारे में। सबसे ज़्यादा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया से ही पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल। और यहीं पे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन भी परफॉर्म होता है और ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछता है। अब पावर हाउस पूछना बंद कर दिया है, अब पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से। अगर पूछना है एग्जामिनर को तो पूछता है एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा कहाँ पर होता है, वो हमारा कहाँ पर होगा, क्या लगा, क्या हो गया आप करेक्ट आंसर? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए मैं एक बार आपको सभी के दूसरे नाम और किन किन नाम से इनको जाना जाता है मैं लिखवा देता हूँ, क्योंकि सेल का बेसिकली यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि मैंने आपको बताया था फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इसको किस-किस नाम से जाना जाता है? एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स और किचन ऑफ द सेल। किचन क्यों? इसी के अंदर सारा सामान हमारा रखा हुआ है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, किचन में रखा होता है ना सारा सामान, तो इसी कारण से। अब आती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारी आउटर कवरिंग होती है सेल की। इसी कारण से इसको गेट कीपर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, गेट कीपर ऑफ द सेल, जो हमारी रखवाली करता है। और एक और नाम से जानते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने आपको बता दिया था, क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, फिर न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर के नाम से जानते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल। फिर आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, नाम से ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये जो हमारे राइबोसोम्स हैं, ये हमारे यहाँ पर भी होते हैं सेल के अंदर और जगह भी, और हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण से इसको रफ बोला जाता है। और क्यों? क्योंकि इन्हें हम ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स रहते हैं इन पे। ठीक है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर आता है हमारा लाइसोसोम, जैसे कि मैंने आपको बताया सुसाइडल बैग भी इसको बोलते हैं, और गार्बेज सिस्टम, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। फिर आता है हमारा राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है? हमारा राइबोसोम के अंदर। और मैंने आपको बताया ये हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसी कारण से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन हमारा होता है। प्रोटीन सिंथेसिस हमारा कहाँ पर होगा? इसका मतलब दैट इज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर हमारा लिपिड का सिंथेसिस, मतलब फैट का। ठीक है, देन हमारा आता है गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस को और किस नाम से जानते हैं? वो हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से। अगर पता लगाएं, पोस्ट ऑफिस हमारा क्या करता है? सामान जो भी हम देते हैं पैक करके, जहाँ हमें पहुँचाना होता है उधर वो पहुँचा देता है। तो यही सेम काम हमारे यहाँ पर इसका होता है। ये सामान को पैक करता है और जहाँ पर इसको पहुँचाना है उधर उसको पहुँचा देता है। ठीक है, आई होप सभी को सारा समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन अगर लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारा द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, दैट इज फीबा, वाज एस्टेब्लिश्ड इन, अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ, महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1928, 1932, 1936 या फिर 1940? बताइए। Here the correct answer will be B, that is 1932। 1932 कब?
18th ऑफ जून 1932। ठीक है। और अगर पूछ ले बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का, अगर इंटरनेशनल का पूछ रहा है तो नेशनल का भी पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? वो होगा 1950। ठीक है। और पूछता है कि बास्केटबॉल का इन्वेंशन किसने किया था? वो हमारा किया था जेम्स नेस्मिथ ने। कब किया था? 1891 में। ठीक है। ये कौन थे हमारे? बेसिकली हमारे फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर थे। और कहाँ पर थे? स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के अंदर थे। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज बेसिकली हमारा इंटरनेशनल वाईएमसीए था, उसका एक कॉलेज था। ठीक है। ये हमारा ओलंपिक के अंदर कब आया? ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आजकल पूछते हैं अब पेपर में, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा कब आया? ये ओलंपिक के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1936 में। कौन सी कैटेगरी? मेन वाला। वुमेन का अगर पूछ ले तो वो 1976 में। एशियन गेम्स के अंदर कब? जो हमारे 1951, जो हमारे सबसे पहले हो गए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे। जो फर्स्ट अर्जुन अवार्डी कौन है बास्केटबॉल से? वो है हमारे सरबजीत सिंह। ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट का देख लेते हैं। मेजरमेंट का अगर इसका पूछ ले क्या है, लेंथ कितनी होती है? वो होती है 28 मीटर। विड्थ कितनी होती है? ऐसे देख लेते हैं। विड्थ कितनी होती है इसकी? दैट इज 15 मीटर। ठीक है। दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा है। दैट इज 28 × 15 मीटर। ठीक है। लाइन की विड्थ कितनी होती है? ये भी काफी पूछते हैं। लाइन की विड्थ होती है हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल में बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। बास्केटबॉल फुटबॉल के मेजरमेंट में जो वेट है बेसिकली, तो इसका वेट जो हमारा 567 से 650 ग्राम के बीच में मेन के लिए। और वुमेन का पूछ ले तो दैट इज 510 टू 567 ग्राम वुमेन के लिए। चलिए आगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मोटिवेशन साइकिल? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मोटिवेशन साइकिल का सही क्रम दर्शाता है? बताइए। अगर आपको इनमें से वो चार जो मेन हैं, उनकी साइकिल के जो पार्ट हैं, अगर वो आपको पता होंगे तो आप इजीली इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज देखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा नीड, ड्राइव, गोल, रिडक्शन और रिलैक्सेशन। तो एक बार इस साइकिल को हम देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नीड, जो कि है आवश्यकता। सबसे पहले हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी, नीड नहीं होगी, मोटिवेशन हमारा चालू होगा कहाँ से? सीधी सी बात है। किसी चीज की हमें नीड होती है, किसी चीज की हमें कमी महसूस होती है, जैसे कि हंगर हो गया, भूख होती है, जब हमें थर्स्ट होगी, किसी चीज़ की भूख प्यास रहती है, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हाँ भाई उठ के पानी पी के आना है। या फिर किसी चीज़ की सक्सेस चाहिए। अब वो सक्सेस आप कुछ भी ले सकते हैं, मेडल हो सकता है, ट्रॉफी हो सकता है, आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो सकती है ना? सो इट इज द स्टेट ऑफ लैकिंग समथिंग एसेंशियल विच क्रिएट्स अ डिजायर टू फुलफिल इट। यह किसी आवश्यक वस्तु की कमी है जो उसे पूरा करने की इच्छा पैदा करती है। देन कम्स टू ड्राइव, दैट इज प्रेरक बल। अब ड्राइव क्या है? अब देखिए, नीड की वजह से हमारी एक ड्राइव या फिर टेंशन बनती है, जो हमें एक्शन लेने के लिए पुश करती है। क्या लिखा है यहाँ पर? अब फिर देखते हैं। द अराउज्ड स्टेट ऑफ टेंशन और एनर्जी दैट पुशेस द इंडिविजुअल टू एक्ट। अब यह एक उत्तेजना या तनाव की स्थिति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। अब नीड, हमें किसी चीज की आवश्यकता महसूस हुई, कमी महसूस हुई, अब उसके बाद ड्राइव आई। अब कमी महसूस हो रही, तो उसके लिए हम कुछ, अब हमारे दिमाग के अंदर, बॉडी के अंदर वो टेंशन क्रिएट हो रही है कि हाँ भाई अब तो मेरे को करना है, करना है। अब वो सोच रहा है, वो अराउज हो रही है, ड्राइव पैदा हो रही है। फिर आता है इसके बाद हमारा गोल। गोल का मतलब क्या है? द बिहेवियर और एन एक्शन टेकन टू सेटिस्फाई द नीड। अब उस एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है उस मोटिवेशन को अचीव करने के लिए, या फिर गोल को अचीव करने के लिए। तो यह व्यवहार या कार्य जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, उस नीड को पूरा करने के लिए ये
किया जा रहा है। बेसिकली वो जो नीड हमें आई, आवश्यकता आई, उसी के लिए ही हो रहा है सब कुछ पूरा करने के लिए। वहीं से हमारी मोटिवेशन साइकिल चालू होती है। ठीक है, तो समझ आया? लास्ट वन इज़ रिडक्शन। व्हेन द गोल इज़ अचीव्ड, द ड्राइव और टेंशन इज़ रिड्यूस्ड। जब हमारा वो गोल अचीव हो जाएगा, हमारी वो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तो हमारी वो जो ड्राइव, जो टेंशन हमारी बनी थी हमारे शरीर में, दिमाग में, वो कम हो जाएगी। और जो हमारा लास्ट था वो था रिलैक्सेशन। और जो हमारे रिडक्शन, हमारा वो गोल अचीव हो ही जाएगा, तो उसके बाद हमें संतुष्टि। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे। नेक्स्ट है, विच आसन इज ऑल्सो नोन एज कोबरा पोज। कौन सा आसन कोबरा पोज के नाम से जाना जाता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज भुजंगासन। भुजंगासन को कोबरा आसन के नाम से भी जाना जाता है। ताड़ासन को किस नाम से जाना जाता है? और वो हमारा माउंटेन पोज या फिर पाम ट्री पोज। पाम ट्री, ठीक है। भुजंगासन हमने देख लिया, सेट। फिर आते हैं हम शवासन पे, इसको कोप्स पोज के नाम से भी जानते हैं। का मतलब क्या होता है? यहीं से समझ सकते हैं आप। शव, शव का मतलब क्या होता है? मृत शरीर, मरा हुआ शरीर होता है, हमारी जो डेड बॉडी होती है। तो उसी की तरह बॉडी हमारी उसी पोजीशन में रहती है, तो उसको हम शवासन बोलते हैं, जिसको कि हम कोप्स पोज के नाम से भी जानते हैं। फिर मृतिक आसन, ठीक है। देन कम्स टू पश्चिमोत्तानासन। इसको किस नाम से जानते हैं? वो हमारा सीटेड फॉरवर्ड बैंड पोज, ठीक है। अब पश्चिमोत्तानासन को किस नाम से जानते हैं? सीटेड फॉरवर्ड बैंड पोज, ठीक है। क्योंकि इसमें आप क्या करते हो? ऐसे सीधे बैठे रहते हो और आगे की तरफ झुक जाते हो, इसलिए इसको सीटेड फॉरवर्ड बैंड पोज बोला जाता है। चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज प्राइमरीली रिक्वायर्ड इन हाई जंप। हाई जंप में मुख्य रूप से किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है? क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ या फिर स्टैटिक स्ट्रेंथ? तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज एक्सप्लोसिव। अगर आप मैक्सिमम और एक्सप्लोसिव में कंफ्यूज हो रहे हैं, सबसे पहले देखिए एक्सप्लोसिव की डेफिनेशन क्या होती है हमारी। वो होती है हमारी एबिली इट इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन मिनिमम टाइम। क्या मतलब हुआ इसका? का मतलब हमारा हुआ कि जब एक एथलीट कम से कम समय में अपना मैक्सिमम फोर्स लगाता है, कम से कम समय में क्या लगाता है हमारा? मैक्सिमम फोर्स लगाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब देखिए लॉन्ग हाई जंप में हमारा क्या होता है? प्लेयर को अपने लेग से सडन पुश देना होता है ऊपर की तरफ, है ना? एकदम से पुश देना होता है, जैसे वो बार या फिर जो उनका जहाँ से जंप करना होता है उसके क्लोज आते हैं। तो सडन पुश देना है ताकि हमारी बॉडी कहाँ जाए? ऊपर जाए। तो यहाँ पर हमारी सिर्फ़ एक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ही है, जो हमारी काम दे सकती है और इससे ही हमारा पॉसिबल है ये हाई जंप लेना। ठीक है? नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज़ इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एडक्शन मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन-सी एक्सरसाइज़, कौन-सा व्यायाम हमारा एडक्शन मूवमेंट का उदाहरण है? जंपिंग जैक, डंबल फ्लाई, बाइसेप्स कर्ल या फिर ट्राइसेप्स पुश डाउन? देखिए यहाँ पर कुछ को लग भी रहा होगा कि हमें कितना ज़रूरी है इन एक्सरसाइज को जानना कि किस तरीके से परफॉर्म होती है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एक्सरसाइज हमारी परफॉर्म किस तरीके से होती है एक-एक, तो आप बता ही नहीं सकते कि एडक्शन क्या होगा। सबसे पहले आपको एडक्शन पता होना चाहिए। मान लो एडक्शन कहीं भी आपको पता भी है और फिर इन एक्सरसाइज के बारे में नहीं पता, तो फिर आप लैग कर जाएँगे। तो दैट्स व्हाई कहा जाता है हमारे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में जितनी इम्पोर्टेंट हमारी थ्योरी है, उतनी ही हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें होनी चाहिए, है ना? तो देखिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? दैट इज़ डंबल फ्लाई। ये हमारी डंबल फ्लाई एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए एडक्शन क्या होता है? एडक्शन होता है हमारा जब भी हमारा कोई बॉडी पार्ट जो है टुवर्ड्स मिड लाइन आता है। कहाँ पर आता है? टुवर्ड्स मिड लाइन। ये देखिए ये मिड लाइन है बॉडी की, ये क्या है? मिड लाइन। अब ये क्या आ रहा है? क्लोज आ रहा है। बेसिकली जो इसका परफॉर्म हो रहा है इस एक्सरसाइज का मेन काम है जब ये मिड लाइन की तरफ आता है,
तब हमारी ये शॉर्टनिंग होती है मसल की, है ना? हमारी चेस्ट मसल है, इसके लिए ये परफॉर्म हो रही है, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर के लिए। सो यहाँ पर हमारा एडक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो किसके अंदर हो रहा है? डंबल फ्लाई, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा डंबल फ्लाई। ठीक है? अब देखें हम जंपिंग जैक में हमारा क्या-क्या रहता है? इसमें भी हमारा आप कहेंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि इसके अंदर भी एडक्शन परफॉर्म होता है। बेसिकली इसमें हमारा एडक्शन भी होता है और एबडक्शन भी होता है। ये हमारा कॉम्बो है, एक तरीके से दोनों का मिक्सचर है ना? इसलिए ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। प्योर एग्जांपल इसका ये नहीं बनेगा, क्योंकि डंबल फ्लाई यहाँ पर ज़्यादा स्पेसिफिक। फिर बाइसेप्स कर्ल पे आएँ, तो ये हमारा किसका एग्जांपल है? फ्लेक्शन का एग्जांपल है। देन द ऑपोजिट जो इसका है, ट्राइसेप्स पुश डाउन, ये हमारा एक्सटेंशन का एग्जांपल, एक्सटेंशन इसका, एल्बो का, ये भी हमारा किसका है? ठीक है, समझ आ गया होगा। और ये जितने भी बॉडी पार्ट के मूवमेंट्स हैं, मैं सोच रहा हूँ एक इस पे भी वीडियो बनाऊँ, इसको भी डिस्कस करेंगे कभी। बताइएगा कमेंट में अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो। अभी इस पे तो हम समझेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। चलिए आगे। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन्स अ हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस इन रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसंधान, क्योंकि रिसर्च है, में परिकल्पना को सबसे अच्छे रूप में परिभाषित करता है? अ प्रूवन फैक्ट दैट नीड्स नो टेस्टिंग, अ टेंटेटिव statement predicting the relationship between variables, a conclusion drawn after statistical analysis, फिर a collection of unrelated observations. So correct answer will be B, that is a tentative statement predicting the relationships between variables. बेसिकली यहाँ पर हमारा हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पूछ रहा है। अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो देखिए हाइपोथेसिस हमारा होता क्या है बेसिकली। हाइपोथेसिस हमारा एक गैस होता है या फिर एक प्रिडिक्शन होता है। अगर आपके पेपर में कहीं पे लिखा है गैस, गैस लगाना कहते हैं ना, गैस लगाओ, गैस करो क्या होगा, या फिर प्रिडिक्शन, गैस या फिर प्रिडिक्शन होती है। मतलब आपको लगता है कि कुछ होगा और आप रिसर्च एक्सपेरिमेंट करके उसको चेक करते हो कि सही सच में ऐसा होता है कि नहीं। देखो एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। मान लो आप एक रिसर्चर हो, थोड़ी देर के लिए भी मान लो आप एक रिसर्चर बन गए हो, साइंटिस्ट बन गए हो, है ना? पीएचडी कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप मान सकते हो। अगर आपने आपकी हाइपोथेसिस आपने ये बनाई, अगर मैं स्प्रिंटर्स को प्रोटीन रिच डाइट दूँगा, ठीक है? प्रोटीन रिच डाइट का एग्ज़ाम्पल ले लो आप। अगर स्प्रिंटर्स को प्रोटीन रिच डाइट दोगे, तो उनकी जो 100 मीटर की परफ़ॉर्मेंस है, वो क्या होगी? इम्प्रूव होगी, ठीक है? अब ये आपकी क्या है? हाइपोथेसिस है। अब आपको इसके लिए क्या करना होगा? अब अपने एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे आप प्लेयर्स के ऊपर, उनको प्रोटीन रिच डाइट देंगे, जो भी आपका टाइम पीरियड है, वो काफ़ी फिर उनका जो प्रोसेस होता है रिसर्च का, वो सब आप करेंगे। उसके बाद चेक करना होगा आपको कि सच में प्रोटीन डाइट देने से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है कि नहीं होती है। ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है। इस तरीके से फिर आपका चेक होता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपकी सही हुई, नहीं हुई, फिर कंक्लूजन निकल। तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझ आया कि हाइपोथेसिस क्या है। हमने प्रिडिक्शन करी कि प्रोटीन रिच डाइट से आपकी 100 मीटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। फिर हम उसको आगे चेक करते हैं, उसको प्रूव करते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर यही लिखा है, एक अस्थायी कथन है जो वेरिएबल्स के बीच संबंध की भविष्यवाणी करता है। वेरिएबल्स भी क्या रहता है, हमारे 2 तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि जिसको हम चेंज करेंगे, हमने यहाँ पर प्रोटीन रिच डाइट दी, अगर हम यहाँ यहाँ पर प्रोटीन रिच डाइट नहीं देंगे, 100 मीटर का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा, इम्प्रूव नहीं होगा। अगर हम ये प्रोटीन रिच डाइट देंगे, तो यहाँ पर 100 मीटर इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब इसको जब हम चेंज कर रहे हैं, इससे यहाँ पर इफ़ेक्ट आ रहा है। जिस पर हमारा इफ़ेक्ट आता है, जिसके कॉज़ से जिसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर ये हमारा इंडिपेंडेंट होगा, ये हमारा डिपेंडेंट। मेरे को लग रहा है कि काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, तो इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें फिर भी आपको समझा रहा हूँ। अगर कन्फ्यूज़ हो रहे कोई बात नहीं, इसको भी हम डिटेल में कभी समझेंगे, ठीक है? कभी भी रिसर्च कभी देखेंगे तो इसको भी समझेंगे। बस इतना आप समझ जाइए
जितना मैं बता रहा हूँ हाइपोथेसिस आपकी क्या होती है, एक टेंटेटिव एक अस्थायी कथन होता है, या फिर जो प्रिडिक्शन हम करते हैं कि वो आपका आगे जब आप उस पर रिसर्च करते हैं कि वो आपकी सही होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पैथोफिजियोलॉजी इज मेनली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। पैथोफिजियोलॉजी मुख्य रूप से किसके अध्ययन से संबंधित है? नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी सिस्टम्स, फंक्शनल चेंजेस इन द बॉडी ड्यू टू डिजीज, या फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज। बताइए क्या होगा? अब जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, दैट इज फंक्शनल चेंजेस इन द बॉडी ड्यू टू डिजीज, या फिर रोग के कारण शरीर में होने वाले क्रियात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजीज। बेसिकली हमारे क्या है, ये हमारा ये बताता है कि डिजीज होने पर बॉडी के हमारे जो नॉर्मल फंक्शंस है उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो आपको डायबिटीज हो गया, है ना? डायबिटीज हो जाता है तो हमारे क्या हो जाता है, किस कारण से होता है हमारा? हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो इसका कारण हमारे क्या क्या चेंजेस आएंगे? हमारे यूरिया का लेवल बढ़ जाता है ना? मैं बार बार यूरिया भी आता है, यूरिक एसिड ज़्यादा। तो ये हमारे जितने भी फंक्शंस, हमारे जो चेंजेस होते हैं, क्या-क्या फंक्शन हमारे चेंज हो रहे हैं उस डिजीज़ के कारण हमारी बॉडी में, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये क्या होता है हमारा? मानव शरीर की सामान्य संरचना, ये आपको पता ही होगा सभी को। एनाटॉमी इसको बोला जाता है, एनाटॉमी। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है हमारा? फिजियोलॉजी। देन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, इसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। अभी तो हम, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नेट के अंदर यूजीसी नेट में जैसे कि आप देखते हैं हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। अगर हम बायोलॉजी के अंदर देखें, जितनी भी ये चीज़ आती है हमारी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्वस सिस्टम का जो आपका न्यूरोट्रांसमिशन हो गया, ईटीसी हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई, क्रेब्स साइकिल हो गई, ये सब हमारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। सब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, जितना भी सेल्स और टिश्यूज का सब भी पढ़ते हैं। ये नर्वस सिस्टम, ये सब हमारा बायोकेमिस्ट्री में आता है। एक तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है ना, इसलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे अब नेक्स्ट पूछ रहा है, इन फुटबॉल व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड मैच? एक जो मैच होता है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने समय का एक सामान्य मैच होता है फुटबॉल के अंदर, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम को हटा के? क्या है ऑप्शंस? 60 मिनट्स, 70 मिनट्स, 90 मिनट्स, 100 मिनट्स। बताइए करेक्ट आंसर। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज 90 मिनट्स। और अगर हाँ, इसके अंदर फुटबॉल के अंदर हमारे दो हाफ के अंदर मैचेस होते हैं जो कि 45 मिनट्स के होते हैं। इनके बीच में रेस्ट होता है 15 से 20 मिनट का। ठीक है, ज़्यादातर पेपर में आता है 15 मिनट्स, 45, 15, 45। ठीक है, चलिए आगे। अगर अब इसमें भी मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, अगर गेम से आ ही गया है तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इसकी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी कौन सी? इंटरनेशनल फेडरेशन, वो है हमारी फीफा। ये हमारी कब स्टेब्लिश हुई थी? ये हमारी हुई थी 21 मई 1904, 21 मई 1904। ठीक है, ये फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फिर नेशनल फेडरेशन कौन सी हमारी? दैट इज AIFF। ये हमारी कब बनी थी? ये हमारी बनी थी 23 जून 1937। ठीक है, इसका बॉल का अगर हम वेट देखें, जैसे मैंने आपको बास्केटबॉल का बता दिया है, इसका भी लिख लीजिए। का कितना होता है? 410 ग्राम से 430 ग्राम के बीच में। इसका सरकमफेरेंस भी पूछ लेता है, इसका आउंस में भी पूछा जाता है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। कितना होता है? 14 आउंस से 16 आउंस के बीच में। सरकमफेरेंस पूछता है पेपर में, वो कितनी होती है? 27 से 28 इंचेस। सेंटीमीटर में ही पूछ लेता है तो वो कितना होता है? 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, विच फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट इज टेस्टेड बाय द इलिनॉइस टेस्ट? हमारा इलिनॉइस टेस्ट है, ये किस शारीरिक फिटनेस घटक कंपोनेंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी?
अगर इस टेस्ट का नाम किसी को भी पता है तो इजीली आंसर कर सकता है, अगर ये नाम नहीं सुना है फिर आप किसी भी हालत में नहीं बता सकते, फिर तुक्का ही लगाना पड़ेगा। दूसरा तक यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, दैट इज एजीलिटी। बेसिकली ये जो हमारा टेस्ट है इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, इलिनॉइस एजिलिटी टेस्ट, इसका नाम है। तो पेपर में इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है। चलिए आगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट्स लेजर फ्रॉम रिक्रिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवकाश और मनोरंजन के बीच सही अंतर बताता है। तो यहाँ पे आप पढ़िए, पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर कैसे, और इसका करेक्ट आंसर बताइए। और चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज लेजर रेफर्स टू फ्री या फिर अनऑब्लिगेटेड टाइम, while recreation refers to activities done during that leisure time for refreshment and enjoyment। अवकाश का अर्थ है खाली या फिर अनिवार्य कार्यों से मुक्त समय, और जबकि हमारा मनोरंजन क्या होता है, उस समय के दौरान की गई गतिविधियों जो ताजगी और आनंद के लिए होती। आपको समझ आया कि नहीं? तो देखिए हमारा, मैं एक बार बता देता हूँ वापस से। जो हमारा लेज़र है, आपका वो फ्री टाइम हो, आपका वो वाला फ्री टाइम है जब मान लो आप पर कोई ड्यूटी है ना? या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई काम का प्रेशर नहीं है, तो वो आपका क्या हुआ? लेज़र टाइम हुआ। खाली टाइम है आपके पास, मान लो अभी संडे है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आज संडे है ना? आप आराम से बैठे हो, ठीक है? अब उस जो आप खाली टाइम में अभी बैठे हो, खाली बैठे हो, इस खाली टाइम में आपने सोचा कि मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, वो आपका रिक्रिएशन हुआ। और ये जो संडे का खाली टाइम था, उसको हम लेजर टाइम बोलते हैं, लेजर। जैसे कि आप यहाँ देख, इंग्लिश हिंदी वाले इजीली समझ गए होंगे, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, अवकाश जो आपका खाली टाइम है, और मनोरंजन उस अवकाश के समय में आप मनोरंजन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है, अ प्रोटीन दैट एक्सिलरेट्स द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग चेंज्ड बाय द रिएक्शन इज। एक ऐसा प्रोटीन जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है और स्वयं अभिक्रिया में परिवर्तित नहीं होता, वह है, क्या है वो? ग्लूकोज, न्यूट्रिन, एंजाइम या फिर हार्मोन। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज एंजाइम। यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा? एंजाइम। देखिए सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। ये बेसिकली एंजाइम हमारा एक हेल्पर प्रोटीन होता है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, फास्टन द रिएक्शन। हमारे अंदर रिएक्शन चलती हैं डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन के लिए, तो उस रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। लेकिन वो रिएक्शन के बाद भी वहीं का वहीं रहता है हमारा जो एंजाइम है, ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। यही कह रहे हैं यहाँ पर, एक ऐसा प्रोटीन जो हमारी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को एक्सीलरेट कर देता है, बढ़ा देता है, विदाउट इटसेल्फ बीइंग चेंज्ड बाय द रिएक्शन, लेकिन खुद चेंज नहीं होता है, खुद वहीं का वहीं रहता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ, अगर हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम ना हो ना, तो आप एक रोटी भी खा रहे हो, जो एक रोटी का टूक भी खा रहे हो, तो वो भी, उसको पचने में भी आपके 10 से 20 साल लग जाएँगे, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेज़ेंट नहीं होगा तो। ठीक है? तो इतना ज़रूरी है, ये हमारा जो एंजाइम है। ठीक है? चलिए आगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ स्टार्ट्स यूज्ड इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में प्रयुक्त मुख्य प्रारंभ के लिए ये प्रकार कौन-कौन से हैं? बताइए इनमें से। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, दैट इज स्टैंडिंग स्टार्ट, क्राउच स्टार्ट, बुलेट स्टार्ट जिसको कि बंच भी बोलते हैं, मीडियम स्टार्ट और एलोंगेटेड स्टार्ट। अब देखिए इसको हम समझते हैं एक बार। तो हमारे दो तरीके की स्टार्ट होती हैं ट्रैक एंड फील्ड जो कि एथलेटिक्स के अंदर, एक का नाम है स्टैंडिंग और दूसरे का नाम क्या है, क्राउच स्टार्ट। ठीक है, अब स्टैंडिंग स्टार्ट हमारी कहाँ पर यूज होती है, ये हमारी होती है मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस में। कौन कौन सी? 800 मीटर हो गई, 1500 मीटर हो गई हमारी, फिर आती है मैराथन आती हैं, मैराथन के अंदर, या फिर कोई भी वॉकिंग इवेंट्स हो गए, इनके अंदर हमारी स्टैंडिंग स्टार्ट
यूज़ होती है। अब इसकी पोज़ीशन कैसी रहती है? इसमें एथलीट हमारा बेसिकली सिंपल सीधा खड़ा होता है और स्टार्ट लाइन के पीछे ही रहेगा और स्टार्टर के सिग्नल पर रेस शुरू कर देते हैं। जैसे हमारी वो शूट होती है, इस तरह फायर होती है, ठीक है? समझ आ गया? फिर है हमारे पास क्राउच स्टार्ट जो हमारे बेसिकली स्प्रिंट इवेंट्स में यूज़ होते हैं। कौन-कौन से हो गए हमारे 100 मीटर, 200 मीटर हो गया, 400 हो गया, फिर हमारा आ गया हर्डल्स आ गए, है ना? और कौन-कौन से हमारे रिले रेस आती हैं जो कि 4 इंटू 100 मीटर की हो गई। इसके अंदर क्या करता है हमारा जो एथलीट है, रनर है, देखिए ये तीनों हम समझते हैं। सबसे पहला है बंच जिसको कि बुलेट भी बोलते हैं, है ना? इसके अंदर जो हमारा बैक लेग है, वो हमारे फ्रंट फुट के नियर रहता है। इनका डिस्टेंस सबसे कम होता है। फिर मीडियम मतलब उससे थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। फिर एलोंगेटेड सबसे ज़्यादा बेसिकली ज़्यादातर यूजुअली ऐसा किया जाता है, जो हाइटेड प्लेयर्स होते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग ये अरेंज करते हैं, जो ज़्यादा हाइट वाले हैं वो एलोंगेटेड तक पहुँच जाते हैं। ठीक है? तो समझ आ गया होगा। इनके अंदर शॉर्ट स्पेसिंग है, इसके अंदर मीडियम स्पेसिंग है, इसके अंदर हमारी एलोंगेटेड या फिर लॉन्ग स्पेसिंग है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है हमारा जो हमारे रनर है, ये क्या करते हैं दोनों हाथ और पैर ग्राउंड पर रखकर क्राउचिंग स्टार्ट इसको एक तरीके से क्राउच पोजीशन बोला जाता है। इसलिए इसका नाम क्राउच स्टार्ट होता है। ठीक है? इसमें रहता है और जैसे ही सेट की कमांड आती है, वो उनको अनबैलेंस्ड या फिर ऐसा हाँ, यही बोला जाता है एक अनबैलेंस्ड पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही फायर होता है, अपनी रेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? So the last one is friction can be increased by which of the following? Making the surface smooth, decrease the weight या फिर roughness of the surface या फिर last one is all of the above. तो इसका आंसर सभी कमेंट में बताएंगे क्या होगा। ठीक है? आज की जो वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ सभी को अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको ठीक लगा होगा। अच्छे से मैं डिटेल में समझा रहा हूँ और यहीं से हम काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं। मेरे को लग रहा है अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो यहीं से आपके सारे जितनी भी थ्योरी है सब क्लियर हो जाएगी। कोर्स वोर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यहीं से क्वेश्चन से ही हो जाएँगे आपके और मैं अभी धीरे-धीरे आपके पीवाईक्यू की सीरीज़ भी लेके आऊँगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं यूपी के, एचटेट के, है ना? फिर वहाँ से भी उनको भी सोल्व करेंगे, उनको भी डिटेल वाइज़ करेंगे और ये तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसके अंदर बेसिकली आपके पीवाईक्यूज़ तो हैं ही। पीवाईक्यूज़ के अलावा इस तरीके से मैं क्वेश्चन्स को भी आपके सामने टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन्स को बना रहा हूँ। इस तरीके से बना रहा हूँ जो आपका पीछे का पैटर्न है, उनको ऑब्ज़र्व करके, है ना? किस तरीके से वो आते हैं और आपके कैसे आ सकते हैं। किस तरीके से घुमा के पूछ सकता है और इस तरीके से है कि इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको मैं और अच्छे से समझा सकूँ। आपके और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों, ऑप्शंस मैं और कन्फ्यूज़िंग रख रहा हूँ, इस कारण से टाइम लग रहा है। होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, मेन वो चीज़ है, आपको समझ आना चाहिए, है ना? एक चीज़ आपकी डेली आ रही है, समझ आपको आ नहीं रहा, धड़ाधड़ चले जा रहा है, तो कोई मतलब है नहीं उस चीज़ चाहूँ तो मैं आपके लिए क्वेश्चन्स आंसर सीधे लेके आ सकता हूँ, वो तो आप बुक से भी पढ़ लोगे, कोई मतलब थोड़ी है यहाँ पे लेके आने का, है ना? इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ी-सी और कर लेता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़े, बैठो, बैठ के लिखो, देखो, सुनो, है ना? ठीक है? तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और अगर कोई सवाल टफ लगे या कोई आपको नए टॉपिक्स पे भी अगर आपको एमसीक्यूज़ चाहिए, कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे लिख देना। तो पढ़ेंगे, समझेंगे, मिल के क्रैक करेंगे एग्ज़ाम को। तो मिलते हैं अगले एमसीक्यू चैलेंज में, तब तक के लिए जय हिंद। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।